Hello dear students, myself Dr. Niroj Soni and today we will start the new chapter 14, respiration in plant. So, student, can you give me the difference between respiration and breathing? What is breathing and what is respiration? Student, you can more focus, differentiate between two words, breathing and respiration. बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. ब्रीदिंग इज ए फिजिकल प्रोसेस while respiration is a biochemical process. Now, breathing occurs in lungs and respiration occurs in cells. मैं आपको यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, जब भी आप ब्रीदिंग करते हो तब आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी यूटिलाइज होती है. एनर्जी इज यूटिलाइज. एंड रेस्पिरेशन की जब मैं बात करूँगा, जब भी हम रेस्पिरेशन प्रोसेस सेल के अंदर बनाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बनती है, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे आपको एनर्जी गेन होती है, एनर्जी आपको मिलती है. क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन. कितना समझ में आया बच्चा? हम आगे बढ़ते हैं बच्चा. ध्यान से देखना, मैं आपको एक कॉमन प्रोसेस बताता हूँ. हमारी बॉडी के अंदर एटीपी, वो आपको बताइए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो कहाँ पर बनता है? मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा, आपको जल्दी समझ में आ गया सर किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाहते हैं. दिस इज कॉल्ड मिटोकॉन्ड्रिया और इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल. हमारी बॉडी के अंदर मिटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है. क्लियर? दैट्स वाई मिटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या बोला? मिटोकॉन्ड्रिया को मैंने बोला एटीपी फैक्ट्री. मिटोकॉन्ड्रिया को मैंने क्या बोला? एटीपी फैक्ट्री. बोलो, इतना समझ में आ गया स्टूडेंट? ओके. और मिटोकॉन्ड्रिया को मैंने पावर हाउस ऑफ द सेल बोला. दूसरी एक चीज बताना चाहता हूं, मिटोकॉन्ड्रिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन. और मिटोकॉन्ड्रिया को मैंने बोला सेल विद इन अ सेल. मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर पास उसका खुद का डीएनए, उसको न्यूक्लियस के पास कंसर्न करने की जरूरत ही नहीं पड़ती. हर एक ऑर्गेनल को न्यूक्लियस से कंसर्न करना पड़ता है, न्यूक्लियस से परमिशन लेनी पड़ती है कि न्यूक्लियस जी मैं काम करूं कि नहीं करूं. अगर न्यूक्लियस बोलता है हाँ तो बेटा कर, तो ही वो रिबोसोम, लाइसोसोम के आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ काम करता है. बट मिटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के हिसाब से काम कर लेता है. इतना समझ में आया? ओके. इसीलिए तो मैंने मिटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला? सेल विद इन सेल. क्या बोला? सेल विद इन सेल. एक्चुअली ऑर्गेनल है, बट उसके पास खुद का 70S टाइप का रिबोसोम है. क्लियर? दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इतना समझ में आ गया? हम बच्चे आगे बात करते हैं, ध्यान से देखना. मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी प्रोसेस होने वाली है वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन ही होगी. क्या होगी? एरोबिक रेस्पिरेशन होगी. अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मिटोकॉन्ड्रिया आपकी बॉडी के अंदर एटीपी बनाता है. अच्छा, एटीपी पता है कितने टाइप के बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं? एक आपको सीधा एटीपी मिल जाता है, दैट्स वाई इज कॉल्ड डायरेक्ट एटीपी. और दूसरा आपको इनडायरेक्ट एटीपी मिलते हैं. मीन्स वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, उसके बाद वो एटीपी बनाता है, दैट्स वाई इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एटीपी. डायरेक्ट एटीपी जो मिलते हैं उसको हम एटीपी लिखेंगे, वो डायरेक्ट एटीपी दे देते हैं. तो जो डायरेक्ट एटीपी मिलते हैं कोई सब्सटेंस के थ्रू मिल रहे, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. क्या बोला मैंने उसको? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन. और शॉर्ट में बच्चा मैं इतना बोलना चाहता हूं, इट इज कॉल्ड एसएलपी. समझ में आया स्टूडेंट? अब मैं बात कर रहा हूं इनडायरेक्ट एटीपी थ्रू दी कोएंजाइम.
कौन कौन से कोएंजाइम है हमारी बॉडी के अंदर? NADH एंड FADH2, NADH2 एंड FADH2। ये आप चैप्टर नंबर 9 के अंदर बायोमोलिक्यूल के अंदर लास्ट टॉपिक था कोएंजाइम, उसके अंदर आप पढ़ गए। क्लियर, समझ में आ गया? तो हमारी बॉडी के अंदर दो टाइप की एटीपी मिलते हैं, एक मिलता है डायरेक्ट एटीपी और दूसरा मिलता है इनडायरेक्ट एटीपी। क्लियर, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मिलते हैं। तो कोई भी सेलुलर प्रोसेस के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो वो क्या करता है, आइदर वो SLP के थ्रू लेता है, अदरवाइज वो एटीपी इनडायरेक्ट होता है, उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेटिव लेवल फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव लेवल क्या बोला मैंने? फॉस्फोराइलेशन। इट इज इंडिकेटेड बाय OLP। इतना क्लियर हो गया? ओके, हम आगे जाते हैं, ध्यान से देखना। अगर मैं बोलूंगा कि आपकी बॉडी के अंदर एटीपी ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लॉस हो रही है, तो एटीपी ब्रेकडाउन हो गया तो किस में कन्वर्ट हो गया? ADP, यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, PI। क्या बोलते हैं उसको? PI। क्लियर, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये प्रोसेस को मैं बोलूंगा फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगा? फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। अगर मान के चलो वापस आपकी बॉडी के अंदर एटीपी बनता है, तो एटीपी बनने के लिए वाइस वर्सा प्रोसेस चाहिए, ADP प्लस PI, यानी कि डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, 1 फॉस्फेट गिव्स ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीफॉस्फोराइलेशन। क्या बोला मैंने उसको? डीफॉस्फोराइलेशन। बच्चा इतना समझ में आ गया? ओके, हम बात करते आगे। आपकी बॉडी के अंदर दो टाइप की प्रोसेस होती है, आइदर एटीपी लॉस होता है, अदरवाइज एटीपी आपको गेन हो रहा है। समझ में आया? अगर एटीपी लॉस हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगा फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस, और एटीपी मिल रहा है, गेन हो रहा है, उसको मैं बोलूंगा डीफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस। जब भी बच्चा हम बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, तब हमारी बॉडी के अंदर 3 साइकिल चलती है। एक चलती है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस को हम बोलते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना। क्लियर, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लिसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पर होती है? इट इज अकर इन साइटोप्लाज्म। कहाँ पर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर एक ग्लाइकोलिसिस चलती है। ग्लाइकोलिसिस आगे जाके वो क्रेब्स साइकिल में चलती है, अदरवाइज TCA साइकिल में चलती है। क्रेब्स साइकिल, TCA साइकिल। TCA साइकिल को मैं बोलूंगा ट्राइसाइट्रिक एसिड साइकिल, और इट इज कॉल्ड क्रेब्स साइकिल। अब मैं आगे बात करूंगा, TCA साइकिल आगे रन होती है ETS में, उसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलूंगा मैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर ये तीन साइकिल हमारी बॉडी के अंदर चलती है तो उसको मैं बोलूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलूंगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। पर मान के चलो ग्लाइकोलिसिस जो हो रही है, क्लियर, अगर उसको आगे जाके ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, ग्लाइकोलिसिस को आगे जाके ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, यानी कि उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, अगर वो CO2 की प्रेजेंस के अंदर साइकिल चलाता है तो उसको मैं बोलूंगा फर्मेंटेशन। क्या बोलूंगा? फर्मेंटेशन। अच्छा, फर्मेंटेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर चलता ही रहता है। क्लियर, फर्मेंटेशन कोई कोई बार हमारे लिए अच्छा ही है। क्लियर, तो आपको मुझे बताने सर अच्छा क्यों है? क्लियर, क्वेश्चन मार्क। ये आपके लिए जब भी आप वीडियो देखते हो तो उसके अंदर आपको मुझे आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, फर्मेंटेशन अच्छा क्यों है। कई कई बार मैंने बोला था फीवर इज ए नेसेसरी इवेंट। क्लियर, तो हमारी बॉडी के अंदर फीवर भी आना चाहिए, ये भी अच्छा है। समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर चलता है। क्यों चलता है? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में चलता है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर साइटोप्लाज्म होता ही है। हाँ, कोई कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर मिटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, तो वहां पर मिटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो भी साइकिल चल रही है वो नहीं चलेगी, बट एवरी ऑर्गेनिज्म के अंदर साइटोप्लाज्म तो होता ही है, तो ग्लाइकोलिसिस तो 100% उसके अंदर ही चलने वाली है। इतना क्लियर हो गया? ओके, तो ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इतना क्लियर है? ओके, तो ग्लाइकोलिसिस सबसे पहले किसने फाइंड किया था? 3 साइंटिस्ट ने फाइंड किया था। वो 3 साइंटिस्ट का हम नाम दे देते हैं, एम्बेडन, मेयरहॉफ
परनास से, एम्बेडन, मेहरॉफ एंड परनास। इतना क्लियर हो गया? ओके हम बात करते हैं, इट इज एक्सप्रेस एज ईएमपी पाथवे। उसको मैंने क्या बोला? ईएमपी पाथवे। सब कुछ क्लियर है? ग्लाइकोलिसिस बच्चा 10 स्टेप के अंदर चलती है, दैट्स वाई इसको 10 स्टेप साइकिल। और ये फर्स्ट स्टेप है एरोबिक रेस्पिरेशन का। ये क्या है? फर्स्ट स्टेप ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। चलो जाने देता हूं आगे। ओके बच्चा, ये जो पाथवे, अभी उसको खुद को पता नहीं कि आगे जाके मैं ऑक्सीजन मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो इसीलिए मैंने उसको बोला पार्शियल ऑक्सीडेशन। क्या बोला मैंने? पार्शियल ऑक्सीडेशन। अदरवाइज मैं उसको बोलूंगा इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। क्या बोलूंगा मैं? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। और इट इज ए फर्स्ट स्टेप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि अगर मान के चलो उसको डिपेंडेंट रहना पड़ता है, अगर उसको ऑक्सीजन मिला तो वो एरोबिक में जाएगा, नहीं मिला तो एनारोबिक था ही, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन पाथवे है। बोले इतना क्लियर है? कोई भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Write a short note on glycolysis, write a short note on EMP pathway, write a short note on 10-step pathway, write a short note on first step of the aerobic respiration, write a short note on partial oxidation, incomplete oxidation, write a short note on anaerobic respiration, explain in detail with chart। बच्चा स्कूल के अंदर चार्ट ही पूछेंगे, क्लियर? नीट के अंदर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, क्लियर? तो वो ध्यान से देखना है, मैंने एक एक चीज को आपको ध्यान से समझाऊंगा। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस को समझना है, क्लियर? ग्लाइकोलिसिस देखो, जहां जहां पर साइटोप्लाज्म होगा वहां वहां पर ही ग्लाइकोलिसिस चलने वाला। इतना क्लियर हो गया आपको? कंप्लीटली क्लियर है बच्चा? ओके ये कोई क्वेरी है? कोई क्वेरी नहीं है? ओके अगर कोई क्वेरी है यहाँ तक तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हो। जाने दो आगे। ओके देखो, ग्लाइकोलिसिस के अंदर दो स्टेज चलते हैं। फर्स्ट स्टेज जो चलता है उसको मैं बोलूंगा प्रिपरेटरी फेज। क्या बोलूंगा? प्रिपरेटरी फेज। सेकंड स्टेज में आपको बताता हूं, उसको मैं बोलूंगा ऑक्सीडेटिव फेज। कौन सा फेज बताऊंगा? ऑक्सीडेटिव फेज। जो प्रिपरेटरी फेज होता है उसको मैं बोलूंगा फॉस्फोराइलेशन फेज। क्या बोलूंगा? फॉस्फोराइलेशन फेज। ऑक्सीडेटिव फेज जो होता है उसको मैं बोलूंगा डीफॉस्फोराइलेशन फेज। क्या बोलूंगा? डीफॉस्फोराइलेशन फेज। कोई भी आप नाम ले सकते हो, क्लियर? कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लियर? अलग अलग रेफरेंस बुक के अंदर अलग अलग नाम लिखा है। चलो मैं आगे बात करता हूँ। चलो ग्लाइकोलिसिस कहाँ से स्टार्ट होती है वो हम देखते हैं। देखो बच्चा, ग्लाइकोलिसिस जो होता है वो ग्लूकोज से स्टार्ट होती है। आपको क्या करना है? पहले आपको सबस्ट्रेट लिखना है। दो सबस्ट्रेट आर पार्टिसिपेटेड इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस, those are called respiratory substrate। Substance are used in respiration process, those substance are called respiratory substrate। उसका मीनिंग क्या हुआ? कोई भी केमिकल सब्सटेंस होता है वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको मैं बोलूंगा रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जितने भी मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, क्लियर? अब मैं बात करता हूँ ग्लूकोज। ग्लूकोज का कन्वर्जन हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। छठे नंबर के कार्बन के ऊपर फॉस्फेट लग जाता है। उसके बाद में बोलूंगा फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या बोलूंगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। और उसके बाद में बोलूंगा फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट। दिस इज कॉल्ड प्रिपरेटरी फेज। इतने जितने भी फेज है मैंने उसको नाम दे दिया बच्चा प्रिपरेटरी फेज। कौन सा फेज? प्रिपरेटरी फेज। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट, क्लियर? ये जितने भी रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है वो 6 कार्बन के हैं। आपके नाम से ही पता चल जाता है सर ग्लूकोज तो C6H12O6 है, तो उसके अंदर कार्बन कितना है बच्चा? 6 है। बोलो इतना इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
ओके, तो ग्लूकोज में से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कहाँ से आया? तो जाहिर सी बात है कि भी फॉस्फेट मुझे लेना है तो मुझे एटीपी को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एटीपी को ब्रेक डाउन करूंगा तब मुझे एडीपी प्लस पी मिलेगा। तो जो फॉस्फेट मिला वो यहाँ पे जुड़ गया। तो मैं फॉस्फेट यहाँ पे लिखूंगा नहीं, इसीलिए मैंने ग्लूकोज में से क्या लिख दिया, डायरेक्ट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ पे देखो बच्चा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हम यहाँ पे कोई स्टेप के अंदर यहाँ पे कोई लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो बच्चा, फॉस्फेट था और यहाँ पे बाईफॉस्फेट था। यहाँ पे फॉस्फेट है और यहाँ पे क्या है, बाईफॉस्फेट है। तो फिर से यहाँ पे एक फॉस्फेट था, यहाँ पे 2 फॉस्फेट आ गए, तो फिर से एक फॉस्फेट आया, ATP टू ADP, यानी कि यहाँ पे आपका ATP ब्रेक डाउन हो रहा है। तो -1 ATP यहाँ पे लॉस हो रहा है, -1 ATP यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो इसको मैं बोलूँगा प्रिपरेटरी फेज। क्या बोलूँगा मैं? प्रिपरेटरी फेज, अदरवाइज इट इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन फेज। क्या बोलूँगा मैं उसको? फॉस्फोराइलेशन फेज। इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे पूरी प्रोसेस। आज तक यहाँ तक हम ग्लाइकोलिसिस देखा, आगे मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर पढ़ाऊँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अभी आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं करी है तो सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लो। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेटेड इन माय यूट्यूब वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट।